अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने बात करते हैं मुख्तलिफ मसाइल पर, मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी मामलों और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा बात करने का मौका मिलता है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। मसाइल इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि बात करते करते ना जाने कितने प्रोग्राम गुजर गए हैं और आगे कितने प्रोग्राम गुजर जाएंगे। ये जो हफ्ते का जो ब्रेक 2 दिन का आता है, इसमें इतने सारे पैगामात मौसूल होते हैं बज़रिया सोशल मीडिया। अब तो लोगों की रसाई जो है वो आसान हो गई, एक दूसरे तक सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पैगाम बआसानी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जा सकते हैं। ये जो मसाइल हैं, इसमें अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जब हम मवाजना करते हैं अपने लोगों का, अपने मुल्क का दुनिया के बड़े ममालिक के साथ, तो ये जो बड़े ममालिक हैं इनको क्या चीज़ मुमताज़ करती है, सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि जो मसाइल हैं उनके अब यकसर मुख्तलिफ हैं और हमारे यहाँ अगर हम नज़र डालते हैं इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद आज मसाइल वही हैं जो शुरू दिन से थे। अभी तक लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरस रहे हैं, बिजली हो, पानी हो, गैस हो या और दीगर मामलात हो, इसमें बुरी तरह उलझ कर रह गए। और इतने सारे प्रोग्राम्स कर लेने के बावजूद भी आज भी लोग चाहते ये हैं इन्हीं मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। और अलमिया ये है कि इतनी मसाइल की निशानदही करने के बावजूद भी ताहाल लोगों के मसाइल जूं के तूं हैं। बड़ी अजीब बात है। सियासत हो रही है, बयानात दिए जा रहे हैं, हर शख्स ये दावा कर रहा है कि आम आदमी के मसाइल हल कर सकते हैं। और ये आप सूरत हाल देख लीजिए, एक सियासी जमात जो है इस वक्त ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही है। जलसे, जुलूस और न जाने क्या क्या वो सिलसिला जारी है। गो कि इस वक्त बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल पूरे मुल्क में है, बिलखुसूस छोटे सूबों के अंदर, सिंध में और बलूचिस्तान के अंदर। सैलाब के बाद जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनके नुकसानात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अज़ाला कब होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो पहला मरहला है उसमें नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। तो न जाने कब ये मामलात दुरुस्त होंगे। और मैं बात कर रहा था सियासी जमातों की। शायद अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि किसी भी सियासी जमात की तरजीहात में ये चीज़ शामिल नज़र नहीं आती कि एक आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को वो सहूलियात या बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी उन तक पहुँचाए। वो इस वजह से कि अगर उस तक ये तमाम चीज़ें पहुँच जाएंगी तो फिर वो यकीनन अपनी ज़ात से निकल कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देगा। और अगर उसने ऐसा शुरू कर दिया काम करना तो फिर न जाने इनका मुस्तकबिल क्या होगा। न फिर शायद ये मोरूसी सियासत रह जाएगी, ना ये जो अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला है शायद ये बाकी रहे। और ये जो इनका वतीरा हमेशा से रहा है कर्ज़े लेके मुल्क चलाने का, ये भी शायद सिलसिला बाकी ना रहे। तो नतीजा ये निकलता है कि इन लोगों को इन तमाम चीज़ों से हमेशा महरूम रखा जाए। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। बड़ी तल्ख बातें हैं और कतई ये कोशिश नहीं होती कि तल्ख बातों के साथ सुबह का आगाज़ किया जाए। लोग क्योंकि बहुत थोड़े वक्त के लिए खुश होते हैं, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी हम लोगों की खुशियाँ हैं कि अगर बिजली चली जाती है और उसके बाद अगर 2 घंटे से पहले आ जाए तो इस पे भी खुश हो लेते हैं। या अगर क्रिकेट टीम मैच भी जीत जाए तो ये भी एक बहाना बन जाता है कि लोग थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा लेते हैं। तो बहरहाल जी, मुबारकबाद तमाम शायकीन क्रिकेट को जो क्रिकेट को चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि एक ऐसा ही खेल रह गया है हमारी माशाल्लाह जो एक नाहलियों की एक तारीख़ है। उसके बाद सिर्फ एक खेल हमारे पास बचा है जिसकी वजह से शायद हमें खुश होने का मौका मिल जाता है। बहरहाल सियासी मामलात के ऊपर, माशी मामलात पर और दीगर मामलात पर गुफ्तगू आज करनी है, बल्कि बहुत सारे और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। अभी ये जो मवाजने की बात हुई है, कतई मवाजना नहीं होना चाहिए। हम शायद इस काबिल नहीं हैं
तकलीफ दे बात है, मान लीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है ताकि बात हमारी समझ में आए। तमाम मामलात पर बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। मौजूद मेहमान हमारे साथ अक्सर बेशतर प्रोग्राम में शरीक होते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा अच्छा तज्जिया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं हालात हाज़रा के ऊपर। सईद रशीद साहब, उनको हम एक दफ़ा फिर खुशामदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया सईद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सईद भाई, ये फरमाइएगा, मैं ये बातें दोहराते दोहराते थक चुका हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि जब भी लोगों में जाना होता है एक ही सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये जो हमारी हालत है ये कब ठीक होगी, कब वो वक्त आएगा कि पैदल चलने के लिए सड़क मौजूद होगी। मैं गाड़ी चलाने की बात ही नहीं कर रहा, पैदल चलने के लिए हमारे पास सड़क मौजूद होगी। या फिर ये जो पानी का मसला है, जब से आँख खोली है तब से देख रहे हैं, बिजली का मसला है, रोज़ बरोज़ इसमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है लोड शेडिंग में। ये मसाइल से कब बाहर निकलेंगे, कब वो वक्त आएगा कि वाक़तन ये हुकूमतें को अभी भी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कुछ देर पहले कि इतनी गैर मामूली सूरत हाल है, लेकिन वो जल्द से जुलूस होगा, सिलसिला जारी है। ये इक़्तिदार की हवस, ये सारे मामलात ये कहाँ लेके जा रहे हैं हमें बहैसियत कौम, ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, जो हमारी बिलहसुल कौम जो प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, वो जो हम बात करते हैं ना कि तालीम तो है, इधर MSc भी हो जाती है, PhD, मगर तरबियत नहीं है। और तरबियत हमेशा घर से शुरू होती है, माँ की गोद से। ठीक है। और वो तरबियत में इतनी हमारे कमी रह जाती है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर वो चीज़ें फॉलो नहीं करते। और ज़ाहिर है फिर जब एक कौम बन जाती है, वो चाहे फ़ौज में जाए, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स बने, चाहे वो लीडर बने, चाहे वो गधा गाड़ी चलाए, जो भी, वो उसके अंदर वो झलकने लगता है उसका वो तरबियत का फेज़ जो उसने बचपन में देखा होता है। हमारी बदकिस्मती ये हुई कि कायद-ए-आज़म के बाद हमारे मुल्क में जो एक्चुअल लीडरशिप आनी चाहिए थी वो नहीं आ सकी। और उसकी जो टेक्निकल वजह है, शायद लोग माने या नहीं माने, कि वो जो लीडरशिप की नर्सरी थी ये पाकिस्तान में, जहाँ से ग्रो करना था, लीडर्स ने, सियासत ने, डेमोक्रेसी ने, वो नहीं बनने दी गई। शुरू से कुछ ऐसे हालात आते रहे कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए जल्दी जल्दी हुकूमतें हटी, और लोगों के ज़हन में 50s से ये कॉन्सेप्ट बैठ गया है लीडर्स में, स्पेशली जो आज तक हमारे लीडर्स पैदा हुए हैं या पार्टियां पैदा हुई हैं, कि आपको अपना सर्वाइवल जो है ना वो रखने के लिए आपको परफॉर्मेंस बेस नहीं होना। परफॉर्मेंस बेस अगर आप होंगे या आप असूलों की सियासत करेंगे, अगर आप बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, असूल पसंद होकर सियासत करेंगे, तो फिर आपका जमात इस्लामी वाला हाल होगा कि आपको हुकूमत नहीं मिल सकेगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी हुकूमत में आता है, अब मैं 90s से आपको कहूँ कि बेनज़ीर थी, उससे पहले भुट्टो साहब थे, वो जिस वक्त हुकूमत में आते थे तो उनका आधा वक्त एनर्जी जो होती थी उनकी, कंसंट्रेशन सारी आवाम की फलाह के बजाय इस पे लगती थी कि ऐसा ना हो कि अभी हम उतारे जाएं। तो वो अपनी सारी फोकस रखते थे कि ऐसे हालात रखें कि हम हटाए ना जाए, सर्वाइवल। और उसकी वजह ये थी कि जो उसके पीछे ऑपोजिशन या जो मेन हल्के होते थे, वो मौके के इंतज़ार में रहते थे कि ये टेन्योर वन्योर कोई चीज़ नहीं है, जैसे ही मौका मिले ये कोई गलती करे या कुछ करे, इसको हटा दिया जाए। और इलेक्शन का इंतज़ार नहीं करते थे। अमूमन जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, अगर पार्टी के अंदर से कोई ऐसी मूवमेंट आ जाए कि भाई, जैसे अब ये उसका था, इंग्लैंड का था वज़ीर आज़म, कि पार्टी के अंदर से एक ऐसा उनके कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया कि उन्होंने कहा ये अब हमारे लिए वज़ीर आज़म नहीं है, पार्टी अपनी जगह है, वज़ीर है, उन्होंने हटा दिया उसे। पाकिस्तान में पार्टी हटा दी जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, सब इतने इनसिक्योर फील करते हैं
कि उनकी 50% एनर्जी लगती है इन चीज़ों को संभालने के लिए। और आप देखें हमारी तारीख है, मगर दो पार्टियां हमारे मुल्क की जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने इससे काफ़ी सबक सीखने के बाद एक मिसाक जमहूरियत किया कि हम पूरे 5 साल एग्रीमेंट तो कर लिया इन्होंने, मगर उसके बावजूद इनके जो खून के अंदर एक वायरस था ना ऑपोजिशन में रह के हुकूमत गिराने वाला, वो रहा। और वो वायरस आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, वो उस पार्टी में नहीं होता, उसके पीछे कोई और होते हैं जो वो वायरस डाल के वो काम करवाते हैं। तो वो वायरस खत्म नहीं हुआ। जैसे ही नवाज शरीफ ने देखा वो ऑपोजिशन में आए और पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, पहले 3 महीने तो इतने जबरदस्त इनके रहे कि जरदारी साहब ने खुद कहा कि तुम पंजाब की गवर्नमेंट बनाओ, वजीर बनाए उस्ताद रफीक, और बल्कि वजीर खजाना भी इसाक डार को बना दिया, जो मुल्क के लिए बेहतर था। अगर उस वक्त हमने सबक सीखा होता तो शायद आज पाकिस्तान 2008 के बाद पटरी पे चढ़ चुका होता, मगर वही हुआ। फिर काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब पहुंच गए, फिर वो जाके उन्होंने फलाना यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, उसमें बहुत सारे समझदार लोगों ने, और बल्कि मैं अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आसमा जहांगीर के इंटरव्यूज में देखता हूँ तो उन्होंने उस वक्त कहा कि देखो नवाज जी, जो तुम आज कर रहे हो ये तुम काटोगे। और पीपल्स पार्टी की उस वक्त इतना विजन स्ट्रांग हो चुका था कि मुझे याद है उन्होंने कुछ चीज़ों पे ऑपोजिशन को रगड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे याद है खुर्शीद शाह ने असेंबली में खड़े होकर बोला था, और उस वक्त फोकस था इनका जो ऑपोजिशन लीडर थे हमारे चौधरी निसार, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता हम ऑपोजिशन लीडर की दाढ़ी पे हाथ रखें। बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने असेंबली में खड़ा होकर बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, चलने दें। मगर उस वक्त ये जमात जो थी, जो आज इसको थोड़ी बहुत अकल आ गई है, उस वक्त अकल नहीं आई। उस वक्त इन्होंने 18वीं तरमीम की, उसमें बहुत सारी चीजें, नए बॉर्डिनेंस, फिर ये जो आपका 62-63 है, और बहुत सारी चीजें देखें, ये जो था हमारे सूबों का हक, और ये सारा उसी में आया था। और ये वो वाहिद 18वीं तरमीम थी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भुट्टो साहब, जो सारी जमातों ने मिलके की थी, और ऐसा सेंस पैदा किया था जरदारी साहब ने कि सबने एग्री किया, नाम चेंज किया और सारी चीजें, और वही जरूरत थी उस वक्त की। मगर उस वक्त भी मैं आज बोलूंगा कि नून लीग ने फिर वही अपना वायरस इस्तेमाल किया और इन्होंने वो काम नहीं होने दिया। तो अब सही भी सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चीज़ें चलें, लोगों को समझ में आना शुरू हो गई हैं, जो शायद फ़ाहम रखते हैं उनको ये बात यकीनन समझ में आई है, बाकी मानदा कौम को तो शायद इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं है कि ये पीछे पसे पर्दा इसके क्या हक़ाइक़ होते हैं। सवाल ये है कि ये अपना क़िबला कब दुरुस्त करेंगे, क्योंकि इनको बेशबहा ऐसे मौक़े मिले जहाँ पर ये अपने मामलात को दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन होता अमूमन ये है कि सारे एक ट्रैक पर नहीं चल सकते। शायद डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो है ही ये कि इसमें इख्तिलाफ़ राय होता है, लेकिन यहाँ पर जो इख्तिलाफ है वो थोड़ा सा उसकी नौइयत मुख्तलिफ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खुलकर टेलीविज़न के ऊपर नहीं कही जा सकती, लेकिन ये लोग बात जानते हैं कि ये जो चोर दरवाजे से दाखिल होने की हमेशा कोशिश करते हैं, ये इससे बाज कब आएंगे। अगर आपने कहा कि उसूली और नज़रियाती सियासत वो तो वहाँ से जन्म लेती है जहाँ से लोग या जो लीडरान हों वो कहीं एक किसी नर्सरी से निकल कर आए हों। यहाँ तो लोग, बड़ी माजरत के साथ में नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे लोग हैं पाकिस्तान की सियासत, सुबह लीडर बन जाते हैं। यानी कि आपने हल्कों से अगर आप देखें तो ये भी हुआ है कि रात को सो गए, कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि कभी सीट जीतेंगे और अगले दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। यही हाल होता है। एक रिटायर्ड बैंकर जिसका आप ट्रैक उठाकर देख लें कि उसमें लातादाद फेलियर ही फेलियर हैं। वो जिस शोबे में जिसने बैंकिंग के काम किया उसमें उसको नुकसान पहुंचाया, बदकिस्मती देखिए कि वो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस किस्म की बातें करता है वो भी लोगों के सामने। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जितने लोग आए अपने आकाओं को खुश करने के लिए, सोच उनकी यही थी। ये अकेला फर्द वाहिद नहीं है जो अभी जिसकी जो ऑडियो पकड़ी गई है, यही कुछ होता आया है।
ये जरा फरमाइए देखिए, कैसे ठीक बदकिस्मती होंगे? ये हुई कि जब ये दो पार्टियों को अगर 100% नहीं तो 80% कुछ अकल आ गई थी कि अब हमें फ्यूचर अपना किस तरह पाकिस्तान में चलाना है, तो वही हल्के उन्होंने एक तीसरी और कुव्वत पैदा कर दी पीटीआई के नाम से। जी। अभी ये फिर स्ट्रगल हो रही है उधर ही, और इस स्ट्रगल में जो गलती ये लोग कर रहे हैं, गलती ये फॉर द सेक ऑफ रियासत कर रहे हैं। अगर फॉर द सेक ऑफ असूल करें तो शायद ये तीसरी पार्टी भी वापस पटरी पे आ जाए और ये मुल्क वापस सेट हो जाए। मगर तीसरी पार्टी के जहन में या उसके लीडर के जहन में एक बात बैठ गई है कि मेरे अलावा इस मुल्क के अंदर कायदे आज़म के बाद कोई लीडर ही पैदा नहीं हुआ। आप यकीन करें, अब वो उस दिन जलसे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म के बाद इधर कोई लीडर ही नहीं है। कायदे आज़म के साथ कितने बड़े बड़े लियाकत अली खान, मैं उनकी अक्ल के बारे में कितने क्या बड़े कहूं? बड़े हमारे थे जिनको आपने एकदम नेग्लेक्ट कर दिया और अपने आप को सबसे बड़ा लीडर बना मैं दिया। उनके बारे में क्या कहूँ, उनकी अक्ल के और उनकी दानिस्त के बारे में जो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान जब बना तो 40 करोड़ आबादी, फिर न जाने 12 मौसम की कभी मिसाल दे दी। अच्छा, ये बड़ी उनके ऊपर खुदा की रहमत है कि उनको जो फॉलो करने वाले वो लोग भी ऐसे हैं कि वो उसकी हर बात पे आमना सदकना कि जो ये कहेगा वो ठीक कह रहा है, ना कभी कोई सवाल करेगा। मैं देख रहा था अभी एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा कि वो जलसे के अंदर हमारा एक नुमाइंदा मीडिया का जाकर उसने लोगों से ज़रा जानने की कोशिश की कि ज़रा देखें कि ये क्या इनका वजह अवेयरनेस कितनी है। तो सवाल ये किया, एक खातून बड़े जोश में और उसमें थी, उनसे पूछा कि जनाब आप फरमाइए कि आप क्या कहती हैं। उन्होंने वही अपना जो पुराना एक राग आलापना शुरू किया कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और अमेरिका ने ये कर दिया और अमेरिका ने वो कर दिया। तो जब उस नुमाइंदे ने पूछा कि ये फरमाइए कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जो 35 एम्बुलेंसेज लिए हैं इसके बारे में आपको इल्म है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जी हमें तो उसके बारे में इल्म ही कोई नहीं है, वो हमें तो पता ही नहीं दुनिया में हो क्या रहा है, वो तो जो सामने स्टेज पे खड़ा होकर जो हमें कह देता है हम चुपचाप उसके पीछे हो लेते हैं। तो जब ऐसे लोग खुशकिस्मती से मैसर होंगे तो क्यों ना फिर वो उल्टी सीधी बातें करें। अगर वो कहेगा कि जी सूरज मगरिब से निकलता है तो वो कहेंगे कि जी बिल्कुल ये सच्चा आदमी है, ये हैंडसम है, ये ईमानदार है, ये जो कहेगा सही कहेगा। एक जलसे के बाहर ऐसी एक ने पूछा पिछले वाले शतपिंडी में ये जी भाई, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने हमारे इमरान खान को नेक्स्ट वजीर आजम नहीं बनाया तो हम इस मुल्क को आग लगा देंगे। ये हर शख्स इनकी ये बातें कर रहे हैं, टीवी में कह रही हैं कि वो इतना बड़ा हमारा जिसे कहते हैं ना वो है, मतलब वली अल्लाह है कि अगर इसको इस वक्त नहीं आप लेके आए हुकूमत में और आपने अमर बिन मारूफ नहीं अमर मुनकर को ये मायने भी नहीं पता, मायने भी नहीं पता तो आप ये मुल्क को हम आग लगा देंगे और इसको खत्म हो जाना चाहिए। अक्लमंद आदमी का जो सबसे बड़ा सरमाया होता है ना वो बेवकूफ लोग होते हैं, क्योंकि उसके घर का जो किचन है ना वो इन्हीं बेवकूफ़ों की वजह से चलता है। तो इसके लिए भी इस शख्स के लिए इसकी जो सबसे बड़ी जो रहमत है, इसके लिए आप समझ लें जो इसकी सबसे बड़ी दौलत है वो ये बेवकूफ़ लोगों का जो मजमा ये हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो भी वो कहेगा उसको मान लेंगे चुपचाप। जैसे अभी वो नाउज़ुबिल्लाह किस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, जो चले थोड़े लोअर लेवल पे रहे। हाँ, मैं तो देखता हूँ जो इनके बिल्कुल नेक्स्ट ईयर है उनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है जी, ये इतनी जरूरत नहीं है कि वो गलत को गलत बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी 100% मतलब बहुत अच्छे अच्छे उसमें वकील हैं, वो अली जो है और वो लोग हैं। मैं हैरान होता हूँ कि वो सारी वो गलत चीजों को डिफेंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे बताइए कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी अमेरिका की या किसी और की जिसने इन्हें कहा था कि शहबाज गिल से बोलो आके टीवी में ये बात करें। किसने मतलब इनके अंदर एक वैक्सीन डाला कि कल तुम जाके ये बकबक करोगे। इमरान खान को किसने प्रोवोक किया कि तू जलसे में आके जज को इस तरह की बातें बोलेगा। असल प्रॉब्लम यह है कि आज तक आप सारे जितने बड़े लीडर हैं उन्हें उठा के देखें, जरदारी साहब हैं, ये एक आध दफा जरूर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया होगा और हो सकता है बड़ी भी किया हो, कोर्टों पे हमला भी किया हो, मगर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ। आप इसका पूरा कैरियर उठाएं हमारे कप्तान साहब का, 2014 से लेके ये कंटेम्प्ट ही कंटेम्प्ट किए जा रहे हैं।
कभी वो इफ्तिखार चौधरी से माफी मांगते हैं, सर कभी माजरत वो के साथ मुझे माफ़ कीजिए, उसके साथ मांगते हैं जब लेक्चर आप के। मुजरिमों को अगर इस तरह खुली छूट देंगे, अगर आप उनको फ्री हैंड देंगे, जिस तरह आप नरमी बरत रहे हैं, या तो फिर सबके साथ आप मयार अपना ये बनाए, ये एक आम आदमी की इस्तदा है, या तो अपना मयार ये बना लें कि जो भी इस मुल्क में जुर्म करे आप उसको पीठ थपथपाएं कि बेटा आइंदा नहीं करना, और कह के छोड़ दें। अगर सबके साथ ये रवैया अपना लें तो बेहतर होगा, वरना अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर ये होता रहेगा सिलसिला। ये आपने यासिर, प्रेसिडेंट एक सेट कर दिया लिटमस टेस्ट आ रहा है 7 तारीख है जी। को। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको माफी दी, देनी चाहिए वैसे तो, मैं तो कहता हूँ कंटेम्प्ट कोर्ट होता ही कुछ नहीं है, मगर हमने ऐसा एक स्टाइल बना लिया है, और अगर इसको माफी दी जी तो आप लिख लो, आज हम जिंदा रहे नहीं रहे, इस मुल्क के अंदर इससे डबल लोग आके टीवी में बाहर आके गालियां देंगे, और ये जजेस या तो फिर इतना स्टेमिना पैदा करें कि सुनने का, तो फिर ये नहीं रुक सकेगा। बिल्कुल ऐसा और ही मैं आपको बताऊं, ये जो इन्होंने दहशतगर्दी का केस इस पे डाला है ना, कि शर्मनाक है वो फलाना जी, आईजी और जी। डीआईजी, इससे इतना बड़ा केस 2014 में था, जब इन्होंने फिजिकल किया था एक एसपी के साथ, और उसको मार मार के वो कितने दिन अस्पताल में रहा। वो ऐसा केस था कि अगर जी। किसी दुनिया की किसी और जगह पे ये हो जाता, जुनेजो, मुझे याद है वो जुनेजो, एसपी है। जी जी। मैं कह रहा हूँ वो पार्टी और वो लोग, फिर उनका इधर सर्वाइवल मुश्किल था। बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा केस था वो, मगर उस वक्त ये लाडले थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई केस करने की। बहुत अच्छी बात आपने निशानदेही की है। ये लोग यकीनन जो मैंने कहा, आप जो मुझे मामला बताएं, क्या वो दहशतगर्दी का केस नहीं था? मैं भी ब्रेक के आने के बाद इस बारे में बात कर लेता हूँ। आपने तो बड़े अहम एक मौजू की निशानदेही की है। बहरहाल जी, ये सूरत हाल है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुल्की सियासत के हवाले से। लोग यकीनन तंग आ चुके हैं, बेजार हैं तमाम मामलात से, लेकिन चाहते भी हैं कि इस मौजू पर गुफ्तगू, सुन भी रहे हैं, तज्जिया भी कर रहे हैं, तबसरा भी कर रहे हैं और सवालात भी कर रहे हैं। बहरहाल यही कुछ बातें थी जो ब्रेक पे जाने से पहले हो रही थी। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। सईद साहब, अब थोड़ा सा मौजू को दूसरी तरफ लेकर जाएँ। अगर ये ओवरसीज़ वोटर के हवाले से बड़ी बात हुई है, और मैं ये समझ सका, कम मामलात क्योंकि मुझे समझ में आते हैं, कम फहम, कि ये जो तमाम तर कोशिशें पिछली हुकूमत में रहीं, वो शायद यहाँ पे रहने वाले मुल्क पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं उनकी फ़लाह पे काम होता, उनकी हालत इज़ार को बेहतर बनाता, या उनके मुस्तकबिल में कोई फ़ैसला उनके लिए किया जाता। उससे ज़्यादा जो सोचा जा रहा था वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सोचा जा रहा था। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के हालात से बिल्कुल मुकम्मल नावाकिफ़ हैं और जज्बाती नारे लगा रहे हैं। तो इत्तेफाक, क्योंकि हमारे अपने अजीज़ भी हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि ये जो हिमायत है, जो अंधी तकलीद है, इसकी वजह क्या है, आपने क्या पाकिस्तान में वापस आकर सुकूनत इख्तियार करनी है, तो जवाब आता है नहीं। आपका कोई पाकिस्तान में इंटरेस्ट है? नहीं। तो आप चाहते क्या हैं? बस हम चाहते ही हैं कि इनको हटा के स्कूल ले आए। इसकी वजह तो फरमाइए कि क्या है। तो ये लोगों के जहनों को इस तरह, इसीलिए वो तमाम तर कोशिशें वहाँ पे नज़र आ रही थी। आप फरमाइए, आपकी क्या इस पर वैसे तो ये ओवरसीज का कोर्ट में केस है, और मेरी ख्वाहिश होगी, तुम्हारे प्रोग्राम को तो मैं अहमियत दे रहा हूँ, अगर कंटेम्प्ट में मुझे भी बुला लेना तो मैं जाना चाहता हूँ ये ओवरसीज की हियरिंग के अंदर। ठीक है, इसलिए कि मैं डेटा से बात करूंगा, और मैं जो हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया है उन तक भी ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि आप पहले डेटा से काम करें, जज्बाती नहीं हो, और फिर बात करें। देखें, 85 लाख 0.85 मिलियन ओवरसीज हैं हमारे। ठीक है, जिसका ढोल रात दिन पीटीआई मचाती है जी। अब जब उन्होंने वो ओवरसीज वोट अभी रोके हैं, और रोके इसलिए नहीं है कि इनके ज़हन में ये है कि वो 85 सारे इमरान खान के, ऐसा नहीं है, वो मिक्स हैं, मगर उन्हें पता है कि उसका एप्लीकेशन आज के माहौल में, आज की साइंस में हमारे पास
इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है जी, उसको फेयर इलेक्शन कराने के लिए, बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये रेजिस्टेंस दे रहे हैं। और उसका फैक्ट्स ये है, मैं मौजूद अदालत जो कि अभी केस चल रहा है, जी, सिर्फ उनको, इसलिए कि मैं तो कोर्ट में नहीं हूँ, मगर मैं आज ये डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ और मैं समझता हूँ किसी वकील को चाहिए जो उसके अंदर हेयरिंग में जा रहा है वो भी बताए। देखिए 0.85 मिलियन में से 4.46 जी, 46 लाख तो वो हैं ओवरसीज जो हमारे मिडिल ईस्ट में है, जी, सऊदी अरब, कतर, बिल्कुल ठीक है। यूएई, इधर हैं। आप समझते हैं कि वो वोट डालेंगे? ये वो लोग हैं मजदूर बेचारे जी, ड्राइवर जो यहाँ से ऐसा ही है, $500 की नौकरी पे 50,000 60,000 की नौकरी पे वहाँ गए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही और वो जो रेमिटेंस भेजते हैं, जो हमारे कप्तान साहब कहते हैं मेरी वजह, भाई वो इधर अगर मैं कह रहा हूँ किसी डाकू की भी हुकूमत होगी तो वो अपने घर पैसे कैसे भेजेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो कमाने गए हैं ना। बिल्कुल ठीक कराची है। में कोई अगर इधर पिशावर से काम करता है जी, तो वो यहाँ से पैसे पिशावर भेजेगा ना, बिल्कुल बैंक ऐसा के ही है। थ्रू भेजेगा। इसी तरह भेजेगा वो सऊदी अरब से। तो वो रेमिटेंस जो भेज रहे हैं वो अपने बच्चों की कफालत के लिए नहीं, भेज वो रहे हैं। एक अरस्तू इधर था, अभी भी आपको नजर आता है, वल्ला माफ फरमाए इनके, वह तो सारे ही अरस्तू इन्होंने भर्ती किए हुए थे। तो वो ये फरमाता था कि यहाँ से लोगों को हमने बाहर भेजा है, बाजा भेजा। ये हमारी अचीवमेंट है कि हमने यहाँ से बाहर उनको भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया अपने टैलेंट को, और वो वहाँ से पाकिस्तानी पैसे कमा कर भेज रहे हैं। तो इस पे हमें हार पहनाए जाएं, ये रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, ऐसे लोग आपके ऊपर आपको पता हुक्मरानी है कर कर ये गए। जो फरमाइए। स्टार्ट हुआ है ये भुट्टो साहब के वक्त से हुआ था। जी, और ये उस वक्त पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी कि वो ट्रेंड चल गया जी, और उधर पे डेवलपमेंट शुरू हो गई। मगर हम उस वक्त अगर ये लोग नहीं जाते तो ये मुल्क बहुत बुरी तरह हिट होता। और अभी आप देखें ये गए हैं 5 दिन की हुकूमत, जी, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट की एग्रीमेंट करके आए हैं कतर के साथ, 1 बिल्कुल। लाख जी, लोग। अब बताएं 46 लाख वहां हैं। जब आप इलेक्शन होता है तो आपको कैंपेन भी चलानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा थोड़ी है कि अब वहाँ नून लीग का भी खड़ा होगा, किसी का होगा, सऊदी अरब अलाउ करेगा वहाँ सियासी एक्टिविटीज? बताइए, सवाल ही पैदा नहीं नहीं है। होता। तो ये 46 लाख तो आप अपनी बुक में से ओवरसीज को हटा दें, निकाल दें। तो ये तो वोट ही नहीं है आपके। ये तो वैसे वोट हैं जैसे कराची में काम कर रहा है पिशावर वाला, तो भाई तुम पिशावर चले जाओ वोट डालने, जी। कराची में बैठ के थोड़ी वोट ऐसा डालोगे ही आप। है। फिर आपके पास ऐसे मीन्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि कराची में बैठ के डाल सके। उसके बाद बचे आपके 26 लाख, जी, ये है यूरोप के अंदर। जी, 26 लाख में से 11 लाख हैं आपके जो आज़ाद जम्मू कश्मीर जी, के, जी, वो वोट यहाँ डालते ही नहीं है। नहीं डालते। अब बचे आपके पास कितने? 15 लाख। 15। ठीक है, अब 15 लाख पूरे यूरोप में स्कैटर्ड है। अगर इंग्लैंड के अंदर 5 लाख हैं या 8 लाख हैं, पूरे इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, इधर जी, है फलानी जी। जगह, वो किस जगह आके किस सेंटर में वोट डालेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है अभी फिलहाल। या तो नेट हो, पासवर्ड हो, आप वो डाल ऑनलाइन दें। क्या वो और चक्कर है दुनिया ना? में जो सबसे बड़े फ्रॉड हुए हैं ना, वो इसी वो के इसी ऊपर से हुआ है हुए ना। हैं। वो अभी आप देख लें अमेरिका के अंदर रोना चल अभी रहा है तक ना, चल वो रहा है, अमेरिका से यही ज्यादा वो टेक्नोलॉजी सदर जा भी जा चुका रहा है, लेकिन उसके बावजूद यही झगड़ा यही चल चल रहा रहा है था, कि सारे वोटिंग वहीं से गड़बड़ हुई वहीं है। से गड़बड़ हुई, और नहीं दुनिया पता के लगा सके बड़े वो। स्कैम जो हैं, चाहे वो मनी स्कैम्स हो, पनामा लीक्स ऑनलाइन ही हो, हो रहे हैं सब। वो सारे ऑनलाइन होते हैं, इसलिए कि द मोस्ट इजियर टू हैक। अच्छा, ये आपने बात सही कही है, लेकिन सिद्ध भाई आपके ख्याल में, मैं क्योंकि जब भी जाता हूँ, इत्तेफाक जब भी हुआ मुल्क से बाहर जाने का, लोगों से जब भी बात की, एक फैमिली मुझे बड़े मुल्क की जिसकी हम मिसाल देते हैं, वहाँ पे मुकीम थे, मैंने उनसे सवाल किया कि आप आखिरी दफ़ा पाकिस्तान कब गए थे? उन्होंने कहा हमको यहाँ पे 30 या 32 साल पहले आ गए थे और अब यहाँ आए, तो बच्चे भी यहाँ हो गए, सब कुछ हो गए, बड़ी मुश्किल से उर्दू बोल पा रहे थे। मैंने कहा आपका क्या मुस्तकबिल में इरादा है? तो कहने लगे नहीं, ऐसा कोई इरादा तो नहीं है। मैंने कहा फिर आपको पाकिस्तान के लिए मचलने की क्या ज़रूरत है? मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए कि जब आपके सारा स्टेक यहाँ पर है, प्रॉपर्टी यहाँ है, तो आप इस मुल्क का जिसकी आपने वफादारी का ओथ लिया है, आप उसकी बेटरमेंट के लिए काम करें कि आप पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी होनी चाहिए? ये क्यों हमारे लोगों का जैसे मिजाज मैं है, आप मुझे आपको बताएं, मिसाल दूं, जिनको हालात का सिरे से ही इल्म नहीं हालात है। तो बहुत दूर की बात है, चलो वो तो मीडिया में आ जाता है। वो तो कहते हैं मैं अपना घर तक भूल चुका हूँ कि कराची में किस जगह वाक़ था। घर क्या, मैं अपनी फैमिली के बताऊं, जी, मेरे फैमिली वाले बहुत सारे मुझसे नाराज हैं, जी, सिर्फ इसलिए कि मैं इमरान को सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले मैं कर रहा जी। था। मैं उनको समझाता हूँ कि रियलिटी यहाँ देखो क्या है और उसके बाद बात करना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 90s की पैदावार हैं जी,
और आज 34 साल पे और डॉक्टर्स हैं। कल मुझे एक मेरी नीज ने पूछा, हु इज जुल्फकार अली भुट्टो, बताइए जियाउल हक कौन था? उन्हें पता नहीं है, पता नहीं, बिल्कुल उन्हें ये नहीं पता। मैं जब पाकिस्तान आते हैं, यकीन करें मैं उनको लेके जाता हूँ, ये 70 क्लिफ्टन है, यहाँ भट्टो साहब होते थे, नाम सुना है उनका, इस तरह ये हुआ था, उन्होंने ये किया था, उन्हें पता नहीं है कि कौन है। आप उनसे बोले वोट डालो, वो तो जाएंगे भी नहीं घर से उठ के। बिल्कुल ऐसा ही। मगर ये है कि इन्होंने एक ऐसा ग्लैमर बना दिया। और मैं आपको बताऊं, जो इनके मतलब वो है जिनकी एजुकेशन कम है, वो तो जो आप बता रहे थे वो इंटरव्यू के अंदर, जो इनके पढ़े लिखे भी हैं ना, उनके भी अल्लाह ने इतने ज़हन। देखो यासिर, आप जो बात करते हो जी, इनके लिए आप एक जनरल तज्जिया करके, बिल्कुल ऐसा ही है ना, लगता ऐसा है कि मुखालफत हो रही है, लेकिन मुखालफत नहीं, मगर आप एक जनरल तज्जिया की बुनियाद पे मैं तो पीटीआई का एक अहम उसके अंदर रह के आप रहे हैं, और मैं चीजें देख के फिर बात कर रहा हूँ, पायनियर्स में से आप हैं, तो मुझे तो पूरा अंदाजा है कि कहाँ झूठ हो रहा है। और मैं अपने जितने कोलीग्स हैं पीटीआई के, मैं उनसे हमेशा ये बात, अब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब मैं घर पहुंचूंगा 50 फोन आएंगे, सही भाई आपने ये बात क्यों बोली है जी। मैंने आपको बताया मुझे टिकट दिया था यार, जी जी, मुझे काउंसलर के टिकट दिया था इन्होंने, और मैं वाहिद वो सीट थी इस डीएचए से जो पीटीआई जीती, मेरी वाली सीट। मैंने जब अपना रिजाइन किया तो वो वाहिद सीट थी जो जीते सी व्यू से ना जी। तो मैं उनको समझाता हूँ कि देखो पार्टी नहीं छोड़ो, बिल्कुल सही है, पार्टी किस कौन कह रहा है आपसे छोड़ दो पीपल्स पार्टी, बिल्कुल सही है, मगर जहां आपका लीडर गलती कर रहा है ना जी, आप तो उसको पॉइंट आउट करें, और अगर वो सही ना हो तो लीडरशिप बदले। बिल्कुल ठीक है, मुझे आज कोई चांस दे, मैं पीटीआई में रहते हुए बोलूंगा कि पीटीआई की लीडरशिप अब इस आदमी के पास, यार उन्होंने बताया अपनी उसको औरत को हटा के बोरस को लिए, बोरस को हटा के अब तीसरा ले रहे हैं, पार्टी वही है, पार्टी वही है, इसलिए कि उन्होंने देख लिया कि ये आदमी हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और ये इस अंदाज में लोग सोच रहे हैं, यकीन करें मैं फोन करता हूं या मुझे फोन आता है, मैं पहला सवाल ये पूछता हूं तुम्हारा बुखार उतर गया पीटीआई का? यार सही भाई आप कैसी बात करें? मैं कहता हूं कि भाई समझो, देखो, मतलब इमरान खान कोई खलाई मखलूक है, आसमान से गिरा है, पैगंबर है नौजुबिल्ला, जिसका आप ये मुकाबला करें कि वो नहीं होगा तो मुल्क नहीं होगा। यार कैसे सोचते हैं आप इस बात को? और इस मुल्क की बर्बादी का राज ये है कि 50 साल बाद भी हम कहते हैं भुट्टो जिंदा है। बिल्कुल देखें, उसकी आइडियोलॉजी को लेके चलें, पार्टी को लेके चलें, मगर ये नहीं कहें कि वो नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी, मुल्क नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप पीपल्स पार्टी लें, चलाएं। आज यूसुफ रजा गिलानी है, खुशामदी के लोग जो हैं, मैं फिर उसकी ना चाहते हुए मिसाल दे रहा हूँ कि साबिक वजीर खजाना इतने आम ओहदे के ऊपर उसको फाइज किया, अच्छा उससे पहले भी रहा, लेकिन मुस्तकिल पाकिस्तान खसारे के अंदर रहा और कोई हालात बेहतर नहीं बना सका। फिर इस पार्टी के अंदर आया, उसको सेनेटर भी लगा दिया। अब वो ये फरमा रहा है कि मेरे ज़बान साथ नहीं देती कि जो टेलीफोन कॉल पकड़ी गई, अगर किसी और दुनिया के किसी खित्ते में अगर ये कॉल पकड़ी जाए, पूरा फ्यूचर स्टेक पे लगा दिया। अब आप बताएं कि मैं इदारों से ये सवाल करता हूं कि अगर इस किस्म की बात अगर कोई और शख्स करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे? अगर वो शख्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान से हमें मेरी जबान साथ नहीं देती, ये पकड़ा गया, और मजे की बात आप ये देखें कि उसका डिनाई नहीं किया उसने कि नहीं ये मेरी आवाज नहीं है, और इदारे अभी भी सोच रहे हैं कि उसके साथ क्या किया जाए। पे लगा दिया कि भाई तू तो एक बैंकर है जी, वो मीडिया चला रहा है, नाकाम तरीन बैंकर जो भी है, मगर है उसका इधर स्टेक है बहुत बड़ा जी, और तूने इतनी बड़ी गलत बात कर दी, कल इमरान खान या पीटीआई नहीं होगी, तेरा क्या असर होगा? क्या करेगा तू? तो वो नहीं कर सकता जो फवाद चौधरी कर रहा है। फवाद चौधरी के पीछे एक अवाम है, वो इस पार्टी में जाए उस पार्टी में जाए, अवाम के साथ जाता है। तो एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते, और तुमने इतनी बड़ी बात बोल के काउंसलर का इलेक्शन तो वो भी नहीं जीत सकता है जिसके बारे में भी आप तस्करा कर रहे हैं, बल्कि और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं ग्रास रूट से है, नीचे से है, मगर नहीं सर वो ग्रास रूट से नहीं है, वो रूट्स काटने में जरूर है, ग्रास रूट से नहीं, वो मुशर्रफ के साथ, वो पार्टी के साथ, ये शायद लोगों को नाम ना पता हो, लोगों को ना पता हो, आप बताते रहिए हर पार्टी में। बताएं कि किस तरह की बात कर दी यार। शहबाज गिल क्या स्टेक है उसका, बताइए, बाहर पढ़ाने वाला आदमी, और अजीब बात। और सिर्फ मैं बता दूं इमरान खान की मोहब्बत में कि इमरान खान को मैं जरा करीब हो जाऊं, ये सारे लोग सुबह से शाम, याद होगा मैं शुरू में आपके उसमें मैंने बात की थी कि जब ये मीटिंग होती है ना,
तो हर एक की कोशिश होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बदतमीजी करूं। और मुझे ये एक मैंने एमपीए पीटीआई की हम सिटिंग में बात कर रहे थे, तो मैंने उससे कहा कि यार तुम्हें इस दफा सेनेट का टिकट क्यों नहीं मिला। यकीन करो उसने ये बोला, मैं वो काम नहीं कर सकता सईद भाई, मैं आके टीवी में गालियां वाडा की तरह नहीं दे सकता, इसलिए मुझे कैसे मिलता वो टिकट। आप ये बताएं कि जब इनके अंदर ये बात समझ में आ रही है इनके, एक इन्होंने ऐसी हरकत की थी, हम लोग बैठे थे मीटिंग में, तो एक लेडी हमारी थी बहुत अच्छी मौजूद, उन्होंने कहा यार ये कब इमरान बोंगिया मानना बंद करेगा। अच्छा। ये हमें डिफेंड करने के काबिल नहीं छोड़ता। जो समझदार लोग हैं उनकी समझ की बात करो, मगर इसकी काबीना में वो लोग हैं जो ज्यादा गालियां दें लोगों को, इसके पैटर्न पे चलें। सर ये उससे ये खुश होता, उनको मिनिस्टर बनाता, उनको अवार्ड देता। उसी वक्त मीडिया के ऊपर कही गई, इसकी निशानदही की है पाकिस्तान के तमाम जितने छोटे बड़े चैनल्स और जितने भी, क्योंकि कोई ऐसा शो नहीं बचा था जिसमें आके इनके लोगों ने एंकर्स के साथ बदतमीजी ना की हो, उसका माहौल ना ख़राब किया हो। आपने देखा यहाँ तक कि खातून ने उठ के उसको सिटिंग एमएनए को थप्पड़ तक लगाया है। एक छोटा वाक़या, बाकी जो सीरीज़ ऑफ नॉनसेंस है वो आपको पता है कि वो हर शो में हो रही थी, और जिस किस्म का रवैया और लहजा और बात करने का तरीका, आप यकीन करें। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। जरूर। अभी जब ये बात हो रही है ना कि ऐसा जुल्म कर दिया मीडिया पे, एंकर्स पे जी, यार यासिर अब आप बिल्कुल एकदम ओपन माइंड होकर सोचना, अगर आज 6 मीडिया या 8 मीडिया सेंटर्स हैं सिवाय एक के, कोई बंद नहीं हुआ जी, ठीक है, गौर से देख लें। 2-4 एंकर्स के अलावा टीवी में आते हैं, जुल्म हो गया तो वो कहते हैं यार पहले भी तो हुआ था। हाँ पहले भी इमरान ने भी किया था, अब इन्होंने भी शुरू कर दिया वही। यार कंपैरिजन करो, उधर हजारों में सहाफियों को मारा गया, क्या क्या किया गया, किन किस, आमिर मीर, तलत हुसैन, और वो कितने बड़े बड़े एंकर थे जिनकी नौकरियां खत्म हो गई, खत्म कर दी, 3-3 साल तक घर में बैठे। शुरू वहां से करते हो जी कि इमरान ने भी ये किया था, अब इन्होंने भी। अच्छा, वो मुकदमा लड़ने के लिए वो तब बात कर रहा था उस दिन, वही इनका जो खास वो मुशीर है, वो कहने लगा जी मीडिया पे आजादी होनी चाहिए। मेरे भाई 4 महीने पहले जब तुम हुकूमत में थे कानून लेकर आए थे, पैका ऑर्डिनेंस लेकर आए में कहा था कि इससे ज्यादा खतरनाक यार बेलेबल ही नहीं है। बताएं, क्रिमिनल एक्ट में उठा के ले जाएंगे, 90 दिन तक बेलेबल ही नहीं है। बताइए, ये कानून पास करा रहे थे वो मीडिया की आजादी के लिए। आज जरदारी साहब और नवाज शरीफ बेवकूफ तरीन लोग हैं, इन्हें वो पीका मंजूर करा लेना चाहिए था। और आज ये सारे एक नहीं बचता। और वो उस दिन अतर मिल्ला साहब भी कह रहे थे कि तुमने तो पीका लाए थे जी। अब बताइए, अगर ये पीका होता ना तो ये 5-10 जितने लोग हैं ना, इनका पता भी नहीं चलता। बताइए, और जैसे नैप लाए थे, खुद मरे थे, ये मरते उसके साथ। और कंपेयर जिससे भी बात करेंगे ना, वो हमेशा यहाँ से शुरू, वो शौकत तरीन ने ये बोल दिया यार टैप करना तो सही बात नहीं है। यार टैप करना सही बात नहीं है, मगर तुमने क्या बोला है ये तो देखो यार, सही गलत है या नहीं है। शहबाज गिल को यासिर तुमने कहा था कि आके तुम फौज के और उसके गालियां दोगे, अब तुम पे वो लग रहा है टॉर्चर हुआ है। ये नहीं हुआ सर, टॉर्चर नहीं हुआ, झूठ है सर। मैं कहता हूँ फिर भी चलो इन्वेस्टिगेशन कर ले। जिनके साथ बेचारों के साथ हुआ है उनकी आप हालत देख लें। ट्विस्ट करते हैं न्यूज को, ये एक पूरा इनका मीडिया सेल है। टॉर्चर वाले पे जब इन्वेस्टिगेशन हुई ना, तो जज ने पूछा कि ये टॉर्चर हुआ है, तो उन्होंने एक बात रखी कि देखें जब भी टॉर्चर से जेल में जाते हैं ना, तो जेल के उसकी जिम्मेदारी है कि वो मेडिकल करके फिर उसको एडमिट करे। टॉर्चर की आपने नौयत देखी जिसमें दही का प्याला खिलाया जा रहा है, जिसके अंदर खाना पेश किया जा रहा है, ये टॉर्चर। वजह उसकी है कि जेलर की जिम्मेदारी है, अगर कोई टॉर्चर वाला बीमार आदमी है वो आ जाए जेल में और मर जाए तो वो जेलर फंस जाता है। तो जेलर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहे मुझे टॉर्चर हुआ है ना, तो वो मेडिकल करके उसको इन करता है जी। और अगर आप पहले दिन का उनका रखेंगे बिल्कुल हशाश बशाश है, आपका इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब का बोल रहा है और कोई मेडिकल नहीं हुआ। जज ने पूछा कि जब आप उधर ले गए थे जेल तो टॉर्चर की कोई एविडेंस थे, कोई वो था? इन्होंने वो जेलर हटाया, फिर उससे फेक रिपोर्ट बनाई। तो फिर जज ने ये बोला कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो पहले तो है नहीं, अगर है भी तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ डिसीजन में कि एक हाई लेवल का रिटायर्ड जज का वो बना दें कमीशन,
और वो इन्वेस्टिगेट कर मैं दे। क्यों बस ये उसने डिसीजन दिया, इन्होंने कहा हम बना लेते हैं किसी के साथ। जो आ रहा है टीवी में वो ये कह रहा है वो तो साबित हो गया कि टॉर्चर हुई है, इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रही। वो भाई इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको फिर कहा कि लोग ऐसे मिले में हाँ, जलसे में झूठ खड़े होकर यार। तकरीर का आगाज ही अच्छा, उससे बोलते करने वक्त उसको ये समझ नहीं आती कि पड़ोस में जो बैठा है उसको फैक्ट्स पता है। यार उस जज ने ये बोला कि हमारे हिसाब से टॉर्चर नहीं हुआ, मगर फिर भी आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसको रिमांड भी नहीं दे रहा, और टॉर्चर की इन्वेस्टिगेशन करा लें गवर्नमेंट एक हाई लेवल के उससे। बिल्कुल ऐसा ही एक एडवाइस दी, ये कह रहे हैं वो तो साबित हो गया टॉर्चर हुआ, इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रही। सर। अब मैं अंदाजा इसके ऊपर क्या लगाया कहूँ, अदालती मामला है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं, अभी वक्त के साथ साथ सामने चीज़ें आया होना शुरू हो जाएंगी, आपको यार पता मैं तो जाएगा। इंतजार कर रहा हूँ 7 तारीख को, और मेरी नजरें अतर मिनल्ला पे हैं कि आप इतने बड़े बड़े हमें वाज करते हैं। अच्छा, ये और मुझे पूरी उम्मीद है यासिर, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, मेरी गट फीलिंग है कि अतर मिनल्ला नहीं छोड़ेगा। नहीं, बात देखें, कोर्ट छोड़ने ने जो मैं मेरी फ्रेमवर्क किया है ना सर बात छोड़ने और पकड़ने की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि इंसाफ पर मबनी फैसला किया जाए। हमें बस सिर्फ मेरिट उम्मीद है हाँ। कि मेरिट के ऊपर करे, ज्यादती किसी के साथ ना हो, जो सबके साथ जो माजी में होता आया है। और मुझे पूरी उम्मीद बिल्कुल ऐसा है ही कि ये जो जजेस बैठे हैं ना, देखिए आप गौर करिएगा, जब भी कोर्ट की हियरिंग होती है ना, हाँ, और रिमार्क्स आते हैं ना, आप रिमार्क से ये नहीं समझिएगा क्या होने जा रहा है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ हमेशा इसी से change नतीजा आता जो है ना हाँ। खस किया जाता है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो रिमार्क्स हैं उसको देखते हुए आप देखते फैसला हुए को नहीं जो है ना, आप नहीं अंदाजा फैसला लगा सकते। अच्छा, थोड़ी सी बात हो जाए मुल्की मईशत के हवाले से। अब सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रही है, और साथ साथ ये भी कि जब भी हमें ऐसा लगता है किसी स्टेज के ऊपर के मामला संभल रहे हैं, उसके साथ ही अब क्योंकि IMF की तरफ से एक ट्रांच आपको मिल जाएगी जो पिछली हुकूमत की वजह से रुक गई थी, और अब ये कि सैलाब की सूरत हाल है, अब नुकसानात बहुत ज़्यादा हो गए। अब ये जो इंतखाबात का मरहला है, अब ये प्रेडिक्ट करना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल नज़र नहीं आता कि मामला और थोड़ा सा तवील हो सकता है। तब तक ये मामला कैसे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बताएं कि ये इसी तरह, क्योंकि जब तक देखें एक पॉलिटिकल हुकूमत एक अक्सरियत के वाज़ेह अक्सरियत के साथ नहीं आएगी, चाहे वो कोई भी हो, तब तक ये मामला जो अभी तक बहुत सारे फैसले हैं जो कि नहीं ले पा रहे, ये भी नहीं कर पा रहा है, और ले भी नहीं सकते, ज़ाहिर है कि 2/3 मेजॉरिटी हो तो कोई फैसला करें, तो ये फिर कैसे सिलसिला चलेगा? देखिए यहाँ से रिश्वत तो अब एक ही इलाज रह गया, इस जो भी गवर्नमेंट आई हुई है, केयर टेकर है, वॉट एवर, उसने अपनी सी कोशिश करके ट्रेन को पटरी पे डाल दिया जी, अब फिर अल्लाह की तरफ से एक सैलाब आ गया। ठीक है। ठीक, अब मुल्क को संभालने के लिए अब एक ही इशू रह गया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने न्यूट्रल से जी, कि देखें कुछ जगहों पे इंसान को, मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि 2 लोगों की अगर तलाक हो रही है तो आप थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी करके उनकी तलाक बचा लें, तो इसका आपको सवाब ऐसा है जिसमें झूठ बोला जा सकता है, झूठ बोला जाए। तो सेम वे में इस वक्त मुल्क ऐसी हालत में है कि उन्हें थोड़ा सा एक्टिव पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और इनको बैठाना पड़ेगा, और एक को नहीं बैठाना पड़ेगा, सारी पार्टियां पॉलिटिकली, आपकी जो ये है सारे जजेस, ये इस टाइप के मेन, आपकी फौजी क़यादत, ये सब बैठ के 4-6 इशू ऐसे देखें। अभी इन्होंने पटरी पे तो चढ़ा दिए, मगर जो एक्टिविटी हमारे कप्तान साहब कर रहे हैं ना जी, खुद कल मुंह से कह रहा है कि मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता जब पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो तुम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कर रहे हो, रोज जलसे करके डीस्टेबलाइज कर रहे हो, तुम खुद खराब कर रहे हो। और सैलाब आया हुआ है, सैलाब आया। और मैं आपको बता दूं, जब मैं पिछली ऑपोजिशन थी तो लोग कहते थे यार ये हटा क्यों नहीं रहे, मैं कह रही कभी भी नहीं हटाएंगे, ये इसको लिंगर ऑन करके 3-4 साल तक ले जाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं रखेंगे ताकि मुल्क सेटल ना हो। और ये वही हरकत कर रहे हैं अभी, जब तक ये न्यूट्रल नहीं, मैं तो साफ कहता हूँ जिनके पास इतनी वो है कि सबको बिठा सके, एनी मींस बिठाएं। आप ये चाहते हैं कंसेंसस से मसला हल हो, लेकिन से सर बात ये है, मेरी आपने बिल्कुल ठीक कहा होना चाहिए, लेकिन अगेन फिर बात यही है कि आपके पास वो लोग होने चाहिए। मैं बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है कि वो लोग नहीं हैं जो बात को समझें, क्योंकि अगर समझना होता, अगर ये हमारी तारीख होती तो ये जो माजी में होने वाले जो तजर्बात थे ना, इससे सीख चुके होते। अगर 3 हुकूमतें करने के बाद भी अगर कोई वाज़े फ़र्क नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत है। नहीं वो मुझे एक बात मुझे इंडिकेशंस लग रहे हैं। नहीं सईद भाई, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इस
मुख्तसर से अरसे में जब से मैं देख रहा हूँ, मैं मुझे बहुत दफ़ा ऐसी इंडिकेशंस आई कि अब जो है वो मामला ठीक होने जा रहा है, अब शायद ये सब सबक सीख जाएंगे। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद ये लगा कि शायद अब इनको सबक सीख गए हैं और ये बैठ के किसी नतीजे पर पहुँचेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, जबकि 2 दफ़ा हुकूमत पहले उससे देख चुके थे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपकी आधी ज़िंदगी सियासत में रही हो, आपने मामलात को चलाया हो, सब कुछ हो, अगर उसके बाद भी अगर वही गलतियां दोबारा हो रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि या तो आप समझने के मूड में नहीं है, या तो आप अहल नहीं हैं, दोनों में से एक चीज़ है। यासिर, मैं आपको बताऊं, जी। एक अंदर थोड़ा सा एक जुस्तजू थी एडवेंचर की। जी। वो एक आखिरी एडवेंचर इन्होंने पीटीआई के उसमें करके अच्छा, देख मैं लिया। भी शायद उन पाकिस्तानियों में से शामिल था जो ये समझते थे कि ये इनके आने के बाद खान साहब की कोई बहुत बड़ी कोई वाज़ेह तब्दीली, तो खैर मुझे पता था आ नहीं सकती, लेकिन कम से कम वो फैसले ज़रूर हो जाएंगे जो शायद माजी में नहीं हो रहा था। आप यकीन करें कि सबसे ज़्यादा नाउमीदी इस वक्त हुई कि जब वो फैसले इस बुरे तरीके से लिए गए कि जो माजी में जितने लोग थे उन्होंने उनको भी पीछे छोड़ दिया। तो आप यकीन करें कि उसके बाद पूरी उम्मीद हो गई कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये जो एक सईद भाई, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आखिरी जुमला था कि वो समझ रहे थे कि शायद इससे हम मुल्क को सही कर लेंगे, ये आखिरी पार्टी है। अब उन्हें तजुर्बा वर्स्ट हुआ है, तो अब ग्रैंड डायलॉग मुझे लग रहा है कि आने जा रहा है, यासिर होने जा रहा है, महीनों में जा रहा है, और उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन सईद भाई, मैं पटरी पे ट्रेन है, ट्रेन को घसीटने के लिए इंजन चाहिए, आपने बिल्कुल सही और इंजन के लिए ग्रैंड डायलॉग चाहिए। ऐसा होना चाहिए, इट हैज टू बी डन। बट अगेन, मैं जब लोगों की ये जो खास तौर पर भी जो कॉल पकड़ी गई है ना, जिसके अंदर उस शख्स ने जो साबिक वजीर खजाना थे जिस किस्म की बात कही, आप यकीन करें बिल्कुल एतमाद उठ गया, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम दिया था ये खुद ही सही हो जाए, और ये जो जल्द से जुलूस, इलेक्शन, फलाना धमाका, कि ये चाह नहीं रहते कि अभी टाइट करें। ठीक है, ये अब टाइम दे दिया इन्होंने जी। जो एक हवा थी वो निकल गई। अब देखिएगा, आप जरगा बैठेगा और राइटिंग में लेंगे सबसे। सर अल्लाह करे ये 5-6 पॉइंट्स पे किसी ने फालतू बात नहीं करनी, किसी पार्टी ने सियासत नहीं करनी, और मुल्क को इन 5 पॉइंट्स पे अलग लेके चलना है, सियासत अपने इलेक्शन के साथ। सईद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। सईद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पहला सेगमेंट हमारा इख्तिताम पजीर होता है और दूसरा सेगमेंट का आगाज होगा एक ब्रेक के बाद, जिसमें आपकी सेहत के हवाले से मामला ज़ेर बहस आएंगे। देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।